हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है और आज जो क्वेश्चन सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज नंबर 17 के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए, अच्छे खासे क्वेश्चन आज इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में ही जुड़े हुए सभी क्वेश्चन है। तो आप उनको देखिए और इनको करने का प्रयास कीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें वर्ल्ड और ग्लोबल सिक्योरिटी के साथ में जुड़ा हुआ है और इसमें आपको मिलाना है कि कौन-सा सही नहीं मिला हुआ है, ओके? इसके साथ में क्या ये कनेक्ट हो रहा है, ये आपको देखना है। इसके साथ में क्या ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक से कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब आपको इसके अंतर्गत देखना है। तो पहला इसमें वर्ल्ड और ग्लोबल सिक्योरिटी इसके सामने लिखा हुआ है विश्व समुदाय अथवा मानव जाति। सेकंड है इसमें समाजीय सुरक्षा, जो एक समाज होता है, एक जो सोसाइटी होता है, उसका सिक्योरिटी से आप क्या समझते हो? क्या ये सोसाइटी का हमारा नीड्स होता है? और इसमें थर्ड है इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्या ये वेलफेयर के साथ में जुड़ा हुआ है? और फोर्थ नंबर है यहाँ पर एनवायरमेंट सिक्योरिटी, क्या ये रिसोर्सेज के साथ में जुड़ा हुआ है? तो इसके अंतर्गत देखिए पर्यावरण सुरक्षा, बिल्कुल ठीक बात है, ये रिसोर्सेज के साथ में जुड़ा हुआ है। एनवायरमेंट जो सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, इसको हम रिसोर्सेज के साथ में जोड़ सकते हैं। इसमें सी नंबर है आर्थिक सुरक्षा, वेलफेयर के साथ में जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, इसको हम वेलफेयर के साथ में जोड़ सकते हैं और यहाँ पर एक है समाजीय सुरक्षा और एक है यहाँ पर ए वर्ल्ड और ग्लोबल सिक्योरिटी। तो जब हम वर्ल्ड और ग्लोबल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है कि विश्व समुदाय और मानव जाति की हम सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, पूरे मानव जाति की यहाँ पर बात की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो बी हमारा आंसर होगा समाजीय सुरक्षा। समाजीय सुरक्षा के अंतर्गत हम बहुत सारे पॉइंट्स को हम शामिल कर सकते हैं, जैसे समाज की सुरक्षा किससे होगी, किससे किससे होगी? समाज के अंतर्गत बेरोजगारी है, गरीबी है, तो इससे समाज सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक उम्र जिनकी हो गई, उनको यदि पेंशन नहीं मिल रहा है, ये ओके, बच्चा यदि पैदा होता है, पैदा होने के साथ में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये समाज की आवश्यकताओं के साथ में हम नहीं जोड़ सकते। समाजीय जो आवश्यकताएं होती है वो अलग होता है और समाजीय जो सुरक्षा होती है वो अलग पॉइंट होता है। दोनों अलग है, काफी डिफरेंस है इन दोनों के अंदर है, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस का है ये, इसके लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ता हमें। एमिनल कांट के साथ में जुड़ा हुआ है हमारा ये क्वेश्चन, जो डेमोक्रेसी पीस थ्योरी के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसा इनके साथ भी ये जुड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी पीस थ्योरी के साथ में ये भी जुड़ते हैं और एक स्कॉलर और है जो कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के साथ में जुड़ते हैं। ओके, लेकिन हमें अभी यही पढ़ना है। तो ये कहते हैं युद्ध के बारे में, क्या कहते हैं ये कांट है, इमनुअल कांट है, उनका जो सिद्धांत है वो क्या कहेंगे कि जो युद्ध होते हैं, युद्ध पर हम किस प्रकार से नियंत्रण हम कर सकते हैं। जो भी युद्ध होते हैं, युद्ध होने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे कैसे युद्ध होने से रोका जा सकता है। तो पहला इनका स्टेटमेंट है लोकतंत्र अन्य लोकतंत्र के विरुद्ध बल का प्रयोग करने से परहेज करेगा। ये बिल्कुल ठीक है। दो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसके बीच में आपस में कभी युद्ध नहीं होता है। दो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उनके बीच में युद्ध नहीं होता है और एक जहां पर डेमोक्रेसी होता है वो कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं करेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। जहां पर डेमोक्रेसी होगी वहां पर जनता का जो नियंत्रण है वो सरकार के ऊपर रहता है, सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। ऐसे में एक डेमोक्रेटिक कंट्री किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, आक्रमण यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट इनका बिल्कुल ठीक है, इन्हीं का इनके साथ में हम जोड़ सकते हैं। एक स्टेटमेंट है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में प्रोत्साहन का निर्माण करता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, प्रोत्साहन का निर्माण करता है ये। ओके, तो ये एक तरह से मोटिवेट कर सकता है कि यदि यदि हम ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेड करेंगे, यदि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे तो उससे क्या होगा, पीसफुल रिलेशन बनेगा, इससे पीसफुल रिलेशन बन जाएगा यदि हम ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेड करते हैं। ओके, यदि आर्थिक गतिविधियां एक देश की दूसरे देश के साथ में ज्यादा होती है तो धीरे धीरे समस्याओं का समाधान होने लगता है। यूरोप के अंतर्गत आप देखते हो कि यूरोप पहले काफी युद्ध होते रहते थे यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में
धीरे धीरे यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशन जैसे जैसे बना वैसे वैसे पॉलिटिकल रिलेशन भी उनका बनता गया। जितने भी समस्याएं थी, बॉर्डर इश्यूज थे या अन्य प्रकार के जितने भी राजनीतिक जो समस्याएं थी, उनका समाधान हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी ठीक है। तीसरा यहाँ पर वैश्विक नागरिक समाज स्वयं से प्रयास करता है, अपने आप से प्रयास करता है क्या, ऐसा उन्होंने कहा। और अंतिम में हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति को बढ़ावा देकर निर्णय निर्माताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बात भी ठीक है। इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पीस को बढ़ावा देकर जो डिसीजन मेकर होते हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। डिसीजन मेकर कहाँ पर होंगे? स्टेट के अंतर्गत होंगे, और यहाँ पर स्टेट पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, पीस को बढ़ावा देकर। तो ये स्टेटमेंट भी इनका बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो कहा गया है सी नंबर के अंतर्गत, वैश्विक समाज खुद से प्रयास करेगा। ओके, खुद से प्रयास करेगा, तो ऐसा उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट इनका नहीं देखने को मिलता है कि वैश्विक नागरिक समाज स्वयं से ही अपने आप से प्रयास करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है सी नंबर, इसको हम गलत कर देंगे। नागरिक समाज है वो स्वयं से प्रयास करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही शांति को बढ़ावा देकर निर्णय निर्माताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बात ठीक है। डेमोक्रेटिक राष्ट्र आपस में युद्ध नहीं करते हैं, और जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे वो मोटिवेट होंगे कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम कर सकें। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इनका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, इनका जो पीडीएफ है वो डाल दिया जाएगा, आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा आप सभी को। यहाँ पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है हमारा वहां पर डाल दिया जाएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में भी मिल जाएगा। तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर ये सब आपको मिल जाएगा। तो इनका फेमस बुक है द परपेचुअल पीस से। ओके, इनका एक फेमस बुक है जो कि 1795 के अंतर्गत आता है, और इसी बुक के अंतर्गत वो डिटेल से इन सब पर बात करते हैं। डिटेल से वो इन सब पर बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, युद्ध को हम कैसे होने से रोका जा सकता है। ओके, तो युद्ध को कैसे हम रोक सकते हैं। और आप जब इंटरनेशनल थ्योरी के अंतर्गत पढ़ते हो, आइडियलिज्म आप पढ़ते हो, तो आइडियलिज्म की जो अवधारणा आप पढ़ते हो वो यहीं से प्रेरित होती है। ओके, इनका बेस आप देख सकते हो। आइडियलिज्म का जो बेस है वो हमें इसी द परपेचुअल पीस जो बुक है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो ये सब आप देख लीजिए, इसमें कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 4th नंबर, और ये सॉफ्ट पावर के साथ में जुड़ा हुआ क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है। ओके, तो सॉफ्ट पावर के साथ में जुड़ा हुआ है, और इसमें स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है सॉफ्ट पावर के बारे में। ये जो सॉफ्ट पावर होती है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है सॉफ्ट पावर का उपयोग राज्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। जो स्टेट के जो एक्टर होते हैं, स्टेट के द्वारा क्या इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सॉफ्ट पावर का जो प्रयोग है वो स्टेट के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। स्टेट इसका प्रयोग करेगा, स्टेट के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट पावर का। जैसे हम करते हैं अपनी आइडियोलॉजी का, हम करते हैं अपने योग का हम प्रयोग करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सॉफ्ट पावर। और जब हम मिलिट्री का प्रयोग करते हैं, इकोनॉमिक का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर शब्द लिया जाता है हार्ड पावर का। और वर्तमान के अंतर्गत जिसके पास में सॉफ्ट पावर होगी, यानी जिसके पास में आइडियोलॉजी होगी, जिसकी आइडियोलॉजी सबसे अच्छी होगी, उसके पास में सबसे ज्यादा पावर यहाँ पर होता है। तो वर्तमान में हम अमेरिका की हम बात कर सकते हैं, उनके पास में आइडियोलॉजी है। उनके आइडियोलॉजी के रूप में आप डेमोक्रेसी आप देख सकते हो। उनका आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, ये सब आइडियोलॉजी है वो उनके पास में है, इसलिए पूरे विश्व पर उनका हेजेमनी आप देखने को मिल सकता है। ओके, जो हेजेमनी आपको देखने को मिलता है इसी सॉफ्ट पावर के कारण आपको देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट है इसमें, जो सॉफ्ट पावर है उसका प्रयोग नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनके द्वारा भी सॉफ्ट पावर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसमें सॉफ्ट पावर शक्ति का दूसरा फलक होता है। ओके, ओके, तो शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं सॉफ्ट पावर भी होता है और एक हार्ड पावर होता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। और लास्ट में आपको दिया है यहाँ पर कि सॉफ्ट पावर आदर्शवाद का एक रूप है। तो आदर्शवाद का एक रूप है कि नहीं सॉफ्ट पावर,
क्या आदर्शवाद का एक रूप है? तो आपके पास में स्टेटमेंट 3 ही दिया हुआ है, ABD, ABC, BCD, CDA, CDA। तो 3 आपके पास में ऑप्शन है और इसी में आपको चॉइस करना है कि आप किसको प्रायोरिटी दोगे। तो जहां पर हमने बात किया स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की, मैंने बात किया 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें ए और बी तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, इसको हटा सकते हो एक बार। ओके, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा, इसमें जो सॉफ्ट पावर है शक्ति का दूसरा फलक होता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट इसमें जो सॉफ्ट पावर है वो आइडियलिज्म का ही एक रूप है। तो आइडियलिज्म का एक रूप है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि आइडियलिज्म का एक रूप होता है। तो डी इसमें हटा दीजिए आप, तो शुरू वाले डी हट जाएगा और लास्ट वाला 2 बच जाएगा। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एबीसी। एबीसी इसका आंसर हो जाएगा। आदर्शवाद का ही एक रूप है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सॉफ्ट पावर आदर्शवाद का एक रूप है। इसका प्रयोग जरूर करते हैं, जो सॉफ्ट पावर है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये उसका एक रूप होता है, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। हमने थ्योरीज के ऊपर काफी क्लासेस की है, यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका भी लिंक डाल दिया जाएगा। जो थ्योरीज है उसको ठीक से देखिए, तभी ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। जब तक आपका थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं ज्यादा, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। ओके, तो इसको आप देख लीजिए। इनका बुक है एक, जोसेफ नाई जो कि सॉफ्ट पावर के साथ में जुड़े हैं। 90 के अंतर्गत इनका बुक आता है बाउंड टू लीड। बाउंड टू लीड, तो इसमें भी इन्होंने ये जो सॉफ्ट पावर की जो अवधारणा है उसको काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया इसमें बाउंड टू लीड के अंतर्गत, जोसेफ नाई 1990 के अंतर्गत। ओके, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, इसका जो प्रयोग है स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया जा सकता है, और सेकंड है इसका उपयोग नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा भी किया जा सकता है, और ये शक्ति का दूसरा फलक होता है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। और क्या ये आदर्शवाद का एक रूप है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आदर्शवाद का एक रूप नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ डेफिनेशन है आपके सामने। ओके, तो ये कुछ डेफिनेशन आपके सामने है। तो ये है आपका, ये किसका विचार था कि उत्तरजीविता जो हम सर्वाइवल करते हैं कोई स्टेट की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करता है। कोई राज्य जीवित कब तक रहता है, तो क्या ये राज्य की जो फिजिकल कैपेबिलिटी होती है या अन्य राज्यों से इनकी संधियां होती है उस पर निर्भर करता है, फिजिकल कैपेबिलिटी। और दूसरे स्टेट के साथ में जो ट्रीटी होती है उनके साथ में यदि कोई स्टेट रहेगा तो क्या अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा लंबे समय तक। तो एक स्टेट अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर पाएगा, यदि उनके पास में फिजिकल कैपेबिलिटी है या उनके अन्य जो स्टेट है उनके साथ में कई सारे ट्रीटी हो चुकी है, कई सारे कोलिशन उनके साथ में हो चुका है। तो ये इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो जॉन मैक्सिमर, केनेथ वाल्स, थ्यूसिडाइडस, स्नाइडर, और इसको ठीक कर लीजिए। ओके, ये 4th नंबर में हो जाएगा, ये 4th नंबर में हो जाएगा यहाँ पर, और 4 नंबर यहाँ पर स्नाइडर। तो तो यहाँ पर 4 स्कॉलर है, चारों ही काफी महत्वपूर्ण है और रियलिज्म के साथ में जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए हैं, ये आप देख लीजिए। मैक्सिमर है, केनेथ वाल्स है, थ्यूसिडाइडस और स्नाइडर। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था न्यू रियलिज्म के अंतर्गत, या इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म। ओके, तो इन्होंने ऐसा कहा था, किसने? केनेथ वाल्स ने। केनेथ वाल्स के द्वारा ऐसा कहा गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? केनेथ वाल्स का। ऐसे ऐसे शब्दों का मैंने प्रयोग में लिया था शायद, भौतिक क्षमता क्या होती है, जैसे यहाँ पर थ्यूसिडाइडस से केवल पावर को मिलिट्री पावर के रूप में डिफाइन करते हैं, केवल मिलिट्री पावर उसी के रूप में डिफाइन करते हैं पावर को। लेकिन उसके बाद में जैसे केनेथ वाल्स आते हैं उसको काफी डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं कि पावर केवल मिलिट्री पावर नहीं होती, इकोनॉमिक भी होता है, फिजिकल भी होता है, पॉपुलेशन, ये सब उसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो पावर का जो डेफिनेशन है उसको काफी बड़ा वो कर देते हैं कि पावर में हम केवल मिलिट्री पावर को ही हम शामिल नहीं करते, पावर बहुत तरह की होती है।
तो इस प्रकार से वो काफी डिटेल से बताते हैं और अन्य राज्यों के साथ में यदि आप टीटी करोगे तो भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो केनेथ वाल्ट्ज के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम बात करें थ्यूसिडाइडस तो वो अपने आप हट जाएगा क्योंकि वो भौतिक क्षमता होती है, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जॉन मियरसेमर और स्नाइडर, केनेथ वाल्ट्ज, इसमें तो आपको सेलेक्ट करना ही होगा। थ्यूसिडाइडस से एक को तो आप हटा सकते हो, तीन में से आपको एक तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर लिखा गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, आपको दे दिया जाएगा ये लिंक में और वहां से आप इसको रीड कर लीजिएगा जो भी यहाँ पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा R2P, रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट। काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। देखिए इसको, R2P का कॉन्सेप्ट, R2P कॉन्सेप्ट देखिए इसमें, और इसमें 3 पिलर कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत चलता है। इसका जो मुख्य भाग है वो कौन सा 3 पिलर कॉन्सेप्ट इसमें चलता है, और आपसे ये पूछा गया है कि 3 पिलर में से कौन सा पिलर इसमें नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, 3 पिलर हमारे पास में है, ऐसा इसमें कौन सा दिया गया है जो कि 3 पिलर में शामिल नहीं है। तो देखिए इसको, क्वेश्चन को कीजिए, आप जल्दी से कीजिए। तो इसके अंतर्गत हम 3 पिलर कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। 3 पिलर है, पहला पिलर, दूसरा पिलर और तीसरा पिलर। पहला जो पिलर होता है उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को, उसमें रहने वाले सिटीजन, उसको प्रोटेक्ट करना एक राज्य का काम होता है। एक राज्य का काम होता है अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करना। ये पहला पिलर है। इसमें R2P के कॉन्सेप्ट में यूएनओ के साथ में जुड़ा हुआ है R2P का कॉन्सेप्ट। ओके, 2005 में इसको अप्लाई किया जाता है, इसको हम देखेंगे अभी। तो पहला इसमें आ जाएगा, पहला पिलर कौन सा आ गया, प्रत्येक राज्य को अपने नागरिकों की सुरक्षा खुद से करनी होती है। दूसरा जो है इसमें, जब हम दूसरे पिलर की हम बात करें तो इसके अंतर्गत यदि कोई राज्य ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके प्रेशर डाल सकती है, या सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी आपका सहयोग भी कर सकती है, आपके ऊपर प्रेशर भी डाल सकती है। यदि आपके पास में रिसोर्सेज कम है तो आपकी हेल्प भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा की जा सकती है। और तीसरा जो पिलर है उसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं, यदि आप फिर भी अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन आपके देश के अंतर्गत हो सकता है। मानवीय हस्तक्षेप आपके देश के अंतर्गत किया जा सकता है। तो ये तीसरा पिलर है। तो अब आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पहला, इसमें यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्रवाई करेगा। यहाँ पर कलेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? ठीक है, दिख तो ठीक ही रहा है। अगला है ये राज्य का दायित्व है कि वो अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार कौन से होते हैं ये अभी हम देखेंगे। ओके, तो इस प्रकार के जो अपराध होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना अभी हमने बात किया। जो फर्स्ट पिलर है वो इसी आधार पर तो था कि प्रत्येक राज्यों को अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करना होता है। और तीसरा, इसमें यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। क्या इसमें R2P के अंतर्गत मैंने ये बताया आपको। और लास्ट है, इसमें प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है, उसकी हेल्प किया जाएगा। मैंने सेकंड पिलर आपको बताया, यदि कोई स्टेट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो या तो उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है, या उनके पास में यदि रिसोर्सेज कम है तो उसकी हेल्प भी की जा सकती है। तो हेल्प यदि हम करेंगे तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उनका ड्यूटी है कि मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे, तो ऐसा इसमें नहीं है। R2P का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो 3 पिलर का जो कॉन्सेप्ट है जो कि R2P के साथ में जुड़ा हुआ है, यूनिटेरियन इंटरवेंशन जो एक विषय है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, काफी डिटेल से कोर्स के अंतर्गत पढ़ाया भी था। तो वहाँ
वहाँ इन सब पर हमने बात किया था, डिटेल से बात किया था। चलो देख लीजिए एक बार क्या होता है ये। R2P एक वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धता, ये कमिटमेंट है, कौन सा, पॉलिटिकल। ये वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र के सभी राष्ट्रों द्वारा अस्तित्व में लाया गया है। तो ये कब आया, यूएनओ के द्वारा इसको 2005 में ये लाया जाता है। और ये 4 प्रकार के अपराध, 4 प्रकार के अपराध की यहाँ पर बात की जा रही है। सामूहिक नरसंहार, युद्ध अपराध, एथनिक क्लिनसिंग और एक हो गया मानवता के विरुद्ध अपराध। तो 4 प्रकार के जो अपराध होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम राज्य के द्वारा किया जाएगा। एक राज्य जो होता है उसके द्वारा ही इन 4 प्रकार के अपराधों से जनता को सुरक्षित किया जाएगा। अपने जो नागरिक होते हैं उनको सुरक्षित किया जाना चाहिए। ओके, तो ये था R2P का कॉन्सेप्ट। और देख लीजिए इसको, चलो और देख लीजिए, इसको देखना चाहते हो तो 4 प्रकार के जो क्राइम है कौन से हैं, इसको एक बार देख लीजिए। ये तो 4 प्रकार के क्राइम कौन से हैं, एक है जेनोसाइड की, हमने अभी बात किया, जेनोसाइड। दूसरा वार क्राइम की हमने बात किया। तीसरा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड एथनिक क्लींसिंग। ओके, ये 4 प्रकार के अपराध है जिनको प्रोटेक्ट करना एक राज्य का काम होता है। चारों को आपको नोट करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 4 प्रकार के जो क्राइम होते हैं वो कौन से होते हैं। ओके, इनमें से आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे और आपको टिक करना है कि कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो चारों आपको पता होना चाहिए। जेनोसाइड आप अंग्रेजी में याद रख लीजिए, जेनोसाइड हो जाएगा, वार क्राइम हो जाएगा, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो जाएगा, और इसके अलावा एथनिक क्लिंसिंग हो जाएगा। तो इनको आप देख सकते हो। पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 2 फर्स्ट कहां पर है, पिलर नंबर 1 ये रहा। ओके, एवरी स्टेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इज पॉपुलेशन फ्रॉम फॉर मास एट्रोसिटी क्राइम्स। ओके, 4 प्रकार के जो क्राइम है उससे प्रोटेक्ट करना प्रत्येक स्टेट का काम होता है। प्रत्येक स्टेट का ये काम होता है कि 4 प्रकार के जो अपराध होते हैं उनसे जनता को सुरक्षित करें। पिलर नंबर सेकंड, पिलर नंबर सेकंड की हमने बात किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी की अभी हमने बात किया। या तो आप उनकी हेल्प कीजिए यदि उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, या उनके आप ऊपर प्रेशर डालिए, तो इसको हम सेकंड पिलर कहते हैं। और इसके अलावा पिलर नंबर थर्ड, ओके, पिलर नंबर थर्ड है इसमें। और पिलर नंबर थर्ड के अंदर यूएन चार्टर की सहायता से एक्शन लिया जा सकता है। यूएन जो चार्टर है उसकी सहायता से एक्शन लिया जा सकता है। वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा, विश्व समुदाय के द्वारा यूएनओ की सहायता से विश्व के अंतर्गत ऐसा देश जो कि अपने नागरिकों को 4 प्रकार के जो क्राइम्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर हमला किया जा सकता है या जनता को सुरक्षित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हो 3 पिलर कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है R2P के साथ में। आगे चलते हैं, नाम के साथ में जुड़ा हुआ है NAM, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको कहा जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये जो आंदोलन है इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ठीक नहीं है। पहला, इसमें जूलियस नेरे क्या इसके फाउंडर है, फाउंडर जो मेंबर है क्या हम उसमें शामिल करते हैं जूलियस नेरे? तो नहीं, इनको तो हम कभी सुनते ही नहीं है। ओके, हम तो नासिर का नाम सुनते हैं या फिर सुनते हैं नेहरू का नाम या टेटो का नाम हम सुनते हैं। ओके, इनका नाम सुनते हैं, लेकिन ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना है। यदि नहीं सुना है तो हटा दीजिए फिर इसको, जिसमें ए आ रहा है उसको आप हटा दीजिए। हमारे पास में ऑप्शन है अभी 2 और दोनों में बी भी है। ओके, तो बी भी यदि दोनों में है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की संभावना बनेगी कि ये सेकंड तो बिल्कुल ठीक होगा। तो भारत ने 7वीं नेम सिक्कर बैठक की मेजबानी की। 7वां कहाँ पर होता है, एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान में रखना, थोड़ा सा बेसिक यदि पढ़ो तो ठीक से पढ़ा कीजिए आप। जैसे बेसिक्स में इसमें क्या होता है, नाम के अंतर्गत आपको ये भी पढ़ना होता है कि जो एक सम्मेलन होता है वो 3 वर्ष के बाद में होता है। हर 3 वर्ष के अंतर्गत एक सम्मेलन होता है। ओके, इसके अलावा यदि आप इसमें पढ़ते हो कि कौन कौन से सम्मेलन हुए, तो सबसे महत्वपूर्ण 2 से 3 सम्मेलन इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। एक तो जो प्रेजेंट टाइप में हो रहा है उसको आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत से कौन कौन सा सम्मेलन
संबंधित है? भारत के साथ में कौन सा सम्मेलन जुड़ा हुआ है वो आपको देखना होगा। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये दिल्ली के अंतर्गत हुआ था 83 के अंतर्गत 7वां। तो आपको इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि पॉइंट नंबर 7 जो 7वां जो समिट हुआ था वो भारत के अंतर्गत दिल्ली के अंतर्गत हुआ था। ओके, इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? तो 73 का 4 नंबर जो कन्वेंशन हुआ था अल्जीरिया के अंतर्गत, ओके, जो समिट हुआ था 4 नंबर अल्जीरिया के अंतर्गत, जहां पर एनआईई की बात किया गया था। ओके, जो नई अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी अवधारणा 1973 के अंतर्गत आया था और वो 4 नंबर का समिट हुआ था उस समय। तो यदि इस प्रकार से आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो, सबसे बाद में सम्मेलन कौन सा हुआ, बीच में इंडिया के साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा भी आप देखोगे सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, उसमें क्या कुछ नया हुआ था, और शुरू के अंतर्गत 2 से 3 जो सबमिट हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट के 2 ध्यान में रख लीजिए, शुरू के 2 ध्यान में रख लीजिए, भारत के साथ में कौन सा जुड़ा उसको भी आपको पता होना चाहिए, और क्या कुछ नया हुआ था, क्या बड़ा किसी में हुआ था। तो इस प्रकार से 5 से 6 सम्मेलन है, यदि आपको पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ से कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, और आपको ये भी पता है कि 3 नंबर का जो सम्मेलन है, सॉरी 3 वर्ष के बाद में एक सम्मेलन होता है, तो उसको काउंट भी कर सकते हो कि क्या ये 7वां नंबर था कि नहीं। ओके, जैसे अभी अभी हमने बात किया 73 का जो सम्मेलन हुआ था, 73 या 74 आप कर सकते हो उसमें। ओके, 73 मान के चलिए। तो 73 का जो सम्मेलन हुआ था वो 4 नंबर का था। उसके बाद में आप देख सकते हो 5 का कब हुआ होगा, 77 में हुआ होगा। 6 का कहाँ हुआ होगा, 6 का 80 में हुआ होगा। और जो 7 नंबर है, 7 का 83 में हुआ होगा, और ये भारत के साथ में संबंधित है। तो यदि आप इनको पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ पर भारत ने 7वीं नेम सिकर बैठक की मेजबानी किया था, ये बिल्कुल ठीक है। और ये 17वीं नेम सिकर, तो ये करंट के साथ में जुड़ा हुआ आ गया। जो सबसे लास्ट में था ये कौन सा था और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये 17 नंबर कहाँ पर हुआ था? वेनेजुएला के अंतर्गत हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। और इसका क्या मुख्यालय बेलग्रेड के अंतर्गत है? नहीं, ये आसान सा क्वेश्चन है। इंडोनेशिया, जकार्ता के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो क्वेश्चन है बी और सी ये ठीक हो जाएगा, सॉरी जो ऑप्शन है बी और सी ये ठीक हो जाएगा इसमें। तो आसान है। यदि आपको ये भी नहीं पता है तो इतना तो पता ही होगा कि ये इसमें नहीं हो सकता, ए तो हो नहीं सकता, डी इसमें हो नहीं सकता, बेलग्रेड इसमें हो नहीं सकता। पहला जो सम्मेलन है वो जरूर यहाँ पर हुआ था, काफी महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर नहीं है। तो डी को आप हटा सकते हो। तो बी और डी यदि आप डी यदि आप हटाओगे तो ये हट जाएगा, डी में ये हट जाएगा, और यदि ए हटाने लगो तो ये सब हट जाएगा, और हमारे पास में लास्ट बचेगा बी और सी। तो यदि कुछ कुछ पता है तो आप इनको कर सकते हो, पूरा पढ़ना के प्रयास करोगे तो नहीं हो पाएगा। कितने सम्मेलन आप याद रखोगे, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है। जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो सार्क यूरोपीय यूनियन से, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन होता है। आसियान देश, ये 3 तो ऐसे हैं जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आता है। ओके, तो इसको थोड़ा ठीक से देखिए। और इसमें सम्मेलन कौन कौन सा होता है, प्रारंभ में कौन सा हुआ, सबसे बाद में कौन से हुए, और बीच में इंडिया के साथ में जुड़ा हुआ कौन सा है। ओके, इंडिया के साथ में कौन से सम्मेलन के अंतर्गत रिलेशन बनना शुरू हुआ। ओके, जैसे आसियान है, आसियान का संबंध भारत के साथ में कौन सा सम्मेलन है जहां पर कनेक्ट होना शुरू होता है। यूरोपीय यूनियन के साथ में कब हम कनेक्ट होते हैं। ओके, तो इन सबको आपको पढ़ना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। चलते हैं आगे फिर। इसको तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ओके, तो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपको, अच्छे से दिखाई दे रहा है, जल्दी से कीजिए इसको। निक्सन सिद्धांत, कैनेडी सिद्धांत, रीगन सिद्धांत और क्लिंटन सिद्धांत, 4 प्रकार के आपके पास में थ्योरी है। ओके, और ये सब कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति है कि नहीं? जरूर है, अमेरिका के राष्ट्रपति है सभी। और इसमें मिलाना है आपको कौन किसके साथ में मिला हुआ है। तो निक्सन सिद्धांत क्या होता है? तो निक्सन सिद्धांत क्या है, कैनेडी सिद्धांत क्या है, रीगन कब आते हैं, क्लिंटन कब आते हैं, इनका तो आपको मान लेते नहीं पता होगा। लेकिन ये जो रीगन है, निक्सन है, कैनेडी है, इनका तो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, ये कब आते हैं। ये क्लिंटन तो काफी पहले आते थे, लेकिन इसको थोड़ा इसको छोड़ भी सकते हो। यदि कैनेडी की आपको पता है तो आप कर सकते हो इसको, कि कैनेडी किस समय थे और क्या क्या इन्होंने किया था, 61, 62, 63 इसमें क्या हो रहा था। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ध्यान लगाइए थोड़ा बहुत, मैंने इनके बारे में पहले भी कुछ कुछ आपको बताया हुआ है, ध्यान से करोगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा।
क्या होगा इसमें? निक्सन सिद्धांत में क्या होगा? तो निक्सन सिद्धांत किसके साथ में जुड़ा हुआ है? मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास। मित्र राष्ट्रों के साथ में भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास, निक्सन सिद्धांत। सेकंड है इसमें कैनेडी सिद्धांत। तो कैनेडी के अंतर्गत लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति, ओके, इनके संबंधों की बात यहाँ पर हम कर सकते हैं, लैटिन अमेरिका राष्ट्रों के प्रति निक्सन सिद्धांत हम जोड़ सकते हैं। और इसमें अगला है रीगन और क्लिंटन। रीगन और क्लिंटन, तो रीगन के साथ में हम गुरिल्ला विरोधी आंदोलनों का समर्थन, गुरिल्ला विरोधी जो आंदोलन हुई तो उसका समर्थन यहाँ पर। और यहाँ पर डी है आपका, डी है क्लिंटन, जो नरसंहार होते हैं उनको रोकने हेतु इंटरफेयर करना। ओके, तो इस प्रकार से आप 8 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे या टेलीग्राम चैनल पर आप लिंक कुछ भी डाल सकते हो, उसमें आप अपने जो डिटेल्स होते हैं उसके साथ में भेज सकते हो कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। तो दूसरा जब हो तो आप बताना उसके लिए, ओके, आप बताना कि ये क्यों नहीं हो सकता, उसके साथ में ऑथेंटिक सोर्स भी आप हमें दे सकते हो। तो 8 नंबर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी नंबर जो हमारा है ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा इसके अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा 9 नंबर। ओके, ये हो गया 9 नंबर। तो भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। बिल्कुल बनना चाहता है, बिल्कुल भारत ये बनना चाहता है। और भारत ही क्या, कोई भी देश है, कोई भी देश है वो इसका मेंबर बनना ही चाहता है। किसका? सिक्योरिटी की जो काउंसिल है उसका स्थायी मेंबर कौन नहीं बनना चाहेगा? तो इसमें तो सही है, ये तो बिल्कुल ठीक है। भारत क्या, भारत की जगह कोई भी देश आ जाता वो भी चाहता है कि हम भी सुरक्षा परिषद के सदस्य बने। दूसरा है, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, भारत एक शक्ति संपन्न राष्ट्र है। भारत ने भी कहा था 98 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया अपना, तो भारत ने कहा हमारे पास में है, न्यूक्लियर है। आप मानिए नहीं मानिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने अपने सोर्स दे दिए थे कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन है। ओके, तो भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, बिल्कुल ठीक बात है ये। और पहला जो स्टेटमेंट, दोनों को पहली बार कैसे पढ़ते हैं, पहले दोनों को स्टेटमेंट मान के चलिए, ये दोनों स्टेटमेंट है। ओके, तो पहले ये देखिए कि पहला सही है कि नहीं है। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, दूसरा भी ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, उसके बाद में आप देखिए जो ये स्टेटमेंट है क्या उसका रीजन ठीक है। क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है? ओके, क्योंकि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। क्या इसलिए सुरक्षा परिषद का मेंबर बनना चाहता है कि वह एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है? ऐसा तो नहीं हो सकता, इनमें तो कोई रिलेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, क्या इसलिए भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बी नंबर, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये है 10 नंबर। 4 स्कॉलर है और 4 इनकी किताबें हैं, काफी चर्चित किताबें हैं इनकी। ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए, यदि थ्योरी की क्लासेस आपने किया है तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। एंड्रयू लिंकलेटर क्रिटिकल थ्योरी पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत आपको डिटेल से पढ़ाया था। एंड्रयू लिंकलेटर को डिटेल से पढ़ाया गया है। क्रिटिकल थ्योरी प्लेलिस्ट में जाइए, क्रिटिकल थ्योरी पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत केवल और केवल एंड्रयू लिंकलेटर को पढ़ाया गया है, और इसके अंतर्गत इनकी बुक बताई थी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो ए के अंतर्गत सेकंड हो जाएगा, ए के अंतर्गत सेकंड। ओके, तो ये 2 हटा दीजिए, यहाँ पर हमारे पास में ए और सी, दो में से एक आंसर होना चाहिए। ओके, ए और सी में एक होना चाहिए। इसके अलावा टिकनर आपको नाम दिखाई दे रहा है, टिकनर, टिकनर फेमिनिज्म पढ़ा था क्या? टिकनर, जे ए टिकनर, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। टिकनर किसके साथ में जुड़े हुए हैं? फेमिनिज्म के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। डी के अंतर्गत थर्ड, डी के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, तो ये इसमें हो जाएगा।
तो अभी भी हमारे पास में 2 किताबें हैं, 2 स्कॉलर है, ऑप्शन भी 2 है हमारे पास में। तो यदि इसमें 3 आपको पता होगा तभी आप कर सकते हो। तो एफ क्लार्क इसमें है हमारे पास में और केनेथ ओय है। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास में। इसमें से क्या होगा? इसमें से क्या होगा ये आप देखिए। तो इसके अंतर्गत एफ क्लार्क है, ये हेजमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज के साथ में जुड़े हुए हैं। ओके, तो बी नंबर में हो जाएगा 3rd नंबर, सॉरी बी नंबर में हो जाएगा 4th नंबर, यहाँ पर बी में 4th नंबर हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2nd, 4th, 1 और 3rd। इस प्रकार से आप इनकी किताबें देख सकते हो। ओके, देख लीजिए ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है इस 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिपोलर एक स्थिति जिसको बताया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है। ओके, उसका उल्लेख किया है, यानी इसके बारे में बताया है। जो कि मानते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं, किसको मानते हैं? सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सहयोग के साथ में या शांति के साथ में, या लिबर्टी हो गया, पीस हो गया, कोऑपरेशन हो गया और सिक्योरिटी हो गया। जो यूनिपोलर जो एक कंडीशन आप देख सकते हो। ओके, तो ये प्रकार की एक ध्रुवीय जो स्थिति होती है या एक ध्रुवीय जो वर्ल्ड होता है, यूनिपोलर वर्ल्ड होता है, उससे होता क्या, आखिर फायदा क्या होता है, और जिसको हम शक्ति के संतुलन के रूप में भी हम बोल सकते हैं। जो शक्ति का संतुलन है वो हम क्यों अपनाते हैं? तो क्या इसमें लिबर्टी के लिए या पीस के लिए या सहयोग के लिए या सिक्योरिटी के लिए? तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि आपको ये भी पता नहीं होगा कि डब्ल्यू बुश इसके बारे में कुछ कह रहे हैं, तो फिर भी आप इसको आंसर कर सकते हो। शक्ति का संतुलन जो बैलेंस है, पावर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें आंसर क्या हो गया? 11 नंबर। 11 नंबर में क्या होगा बताइए? 11 नंबर के अंतर्गत क्या होगा? सुरक्षा होगा कि नहीं होगा? सहयोग होगा या शांति होगा या स्वतंत्रता होगा? ये आपको इसमें देखना है और इस पर हम अगले क्लास के अंतर्गत बात करेंगे। ये आंसर कौन देगा? आप ही दोगे कमेंट के अंतर्गत। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर है इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है आपका ये। और इसमें आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर में जाना जाता है किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को? किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को जो टेररिज्म है के विरुद्ध लड़ाई? तो ऐसा किसमें हुआ था? यदि आतंकवादी हमला हुआ था 2001 के अंतर्गत, कौन थे राष्ट्रपति उस समय? तो उस समय राष्ट्रपति थे जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश या जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज एच यहाँ पर लगा गया है, डब्ल्यू बुश है और यहाँ पर है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर। ओके, तो ये जूनियर थे, ये जूनियर थे ना कि सीनियर। ओके, तो ये जूनियर है और इन्हीं के समय जो आतंकवाद है इसके विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में हम जानते हैं। कई सारे राष्ट्रों पर उन्होंने कई सारे कंट्रोल भी किया था, जिसमें अफगानिस्तान का आप नाम ले सकते हो, इराक सद्दाम हुसैन, इन सब पर कंट्रोल करने का प्रयास किया। लेटे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन था, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन था, श्रीलंका के साथ में जुड़ा हुआ। ओके, उस पर भी कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद में ही उत्तरी कोरिया जैसे राष्ट्र, उन पर भी कई सारे राष्ट्रों पर नियंत्रण इस समय लगाया जाता है 2001 के बाद में, जब यहाँ पर टेररिज्म के साथ में जो टेररिज्म से जुड़ा हुआ जो अटैक यहाँ पर होता है। ओके, तो यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर किया जाता है। तो 12 नंबर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ओके, जस्ट वार का एक मापदंड नहीं है। जो जस्ट वार की जो अवधारणा हम देखते हैं उसका एक मापदंड कौन सा नहीं है, पैरामीटर कौन सा नहीं है जस्ट वार का? तो संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिकृत होना। क्या जो युद्ध होता है वो एक ऐसे राजकुमार जिनके पास में पावर हो उसके द्वारा अधिकृत होना चाहिए?
दूसरा है आनुपातिक होना, तीसरा है न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना, और चौथा है अघोषित होना। तो न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है, जो जस्ट वार की हम बात करते हैं वो इसमें कौन सा पैरामीटर को हम शामिल नहीं करेंगे, तो ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत बताना है। तो जस्ट वार के अंतर्गत यदि हम जब जस्ट वार की हम बात कर रहे हैं तो कैसे अघोषित होना, ऐसे कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए, पहले बताना चाहिए। जब आप किसी देश पर हमला करते हो तो आपको बताना चाहिए, यदि आपने बता दिया तो उसको हम जस्ट वार के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अघोषित होना, आपने पहले इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया, आपने पहले इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो ये न्याय युद्ध नहीं होगा। आप पहले इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपने यदि हमारे साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, या आप जो जैसा हम कह रहे हैं वैसी बात आप नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। ओके, तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। यदि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट हमला कर दिया है, तो ये जस्ट वार का पैरामीटर नहीं होगा, इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक आसान सा क्वेश्चन भी है आपके साथ है। ओके, काफी आसान क्वेश्चन है, इसको कीजिए। दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी है यूएसएसआर को, दुष्ट साम्राज्य किसने कहा? दुष्ट साम्राज्य यूएसएसआर को किसने कहा? जॉन एफ कैनेडी। तो कैसे कह सकते हैं, ये तो बहुत भोले वाले थे। ओके, रोनाल्ड रेगन, रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर। तो ये किसने कहा दुष्ट साम्राज्य? समय था 1980 या इससे पहले आप देख सकते हो 1979 का, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान कर इंटरफेयर किया था, अफगानिस्तान के अंतर्गत इंटरफेयर किया था, और वहीं से न्यू कोल्ड वार की शुरुआत होती है। और उसके बाद में आप देखोगे 1980 के आसपास आप देखोगे राष्ट्रपति कौन बनता है? 1980, 81, 82, 83 के अंतर्गत राष्ट्रपति कौन रहते हैं? तो राष्ट्रपति बताइए कौन रहते हैं? रीगन, रोनाल्ड रीगन। और रोनाल्ड रीगन यहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं, और उसके बाद में यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य कहते हैं। ये दुष्ट आदमी है, ओके, दुष्ट राष्ट्र है ये, और इसको हम समाप्त कर देंगे। इसके साथ में इसी समय स्टार वार नाम से एक कार्यक्रम को भी लॉन्च किया जाता है, स्टार वार। ओके, स्टार वार नाम से एक कार्यक्रम को भी यहाँ पर लॉन्च किया जाता है इन्हीं के द्वारा, कि हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाने की बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा, ओके, जिसको हम स्टार वार के नाम से हम जानते हैं। और ये जो स्टार वार है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? रोनाल्ड रीगन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये काफी गुस्सा इनको आता है, इस समय काफी गुस्सा आता है, और इनको दुष्ट कह देता है ये। ओके, जो यूएसएसआर है इनको दुष्ट साम्राज्य कहते हैं इस समय। तो ये 1980 का समय था, 1980 का ये समय था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक घटना हुई, एक घटना हुई, कौन सी घटना हुई? निम्नलिखित में से कौन इस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त कर दिए? समाप्त कर दिए, इसका मीनिंग हुआ कि पहले पहले इनके इनके रिलेशन तालिबान के थे, तालिबान के साथ में थे, और तालिबान तो वहां पर गवर्नमेंट थी। अफगानिस्तान के अंतर्गत आप देखोगे, अफगानिस्तान के अंतर्गत ये जो तालिबान ये सब थे, इनको काफी रिसोर्सेज अमेरिका ने अवेलेबल करवाए थे। जब अफगानिस्तान के अंतर्गत अमेरिका और यूएसएसआर का जो वार चला था 79 से 88 तक, या 89 आप कर सकते हो, तो उसके अंतर्गत जो वार था उसमें काफी काफी यहाँ पर आर्मी उपलब्ध, उनको आर्मी नहीं, आर्मी से जो मिलिट्री जो फोर्स होती है, इसके अलावा मिलिट्री से जुड़े हुए कई सारे वेपन्स, जो हाई लेवल जो वेपन्स होते हैं वो सब इनको अवेलेबल करवाए थे। और उसके बाद में तालिबान शासन करना शुरू कर देता है एक समय के बाद में, जब यूएसएसआर 88 89 के अंदर जब यहाँ से चला जाता है, उसके बाद में यहाँ पर शासन करना शुरू कर देते हैं तालिबान यहाँ अफगानिस्तान पर। और यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकारें बन जाती है। और एक समय ऐसा आता है, इसी समय ऐसा कुछ हुआ था, इसी समय कुछ ऐसा हुआ था कि इन्होंने अपने रिलेशन ही तालिबान शासन के साथ में समाप्त कर लिया। ऐसा कब हुआ था? ऐसा कब हुआ था? कौन सी घटना थी? तो अमेरिका पर 9/11 का आक्रमण बिल्कुल नहीं होगा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी को करेंगे, लेकिन ये नहीं है। केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर आक्रमण, तीसरा है रियाद में अमेरिका सैन्य मिशन मुख्यालय पर आक्रमण, और चौथा है यहाँ पर अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाली गैस पाइपलाइन पर वार्ता का विफल होना। तो इसमें क्या होगा बताइए, इसके अंतर्गत क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत?
फिर से पढ़ते हैं इसको। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अभी। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। और इसमें इसमें आपके पास में कुछ है, क्या है, एक घटना है और इस घटना के बाद ही तालिबान शासन के साथ में जो रिलेशन थे अमेरिका के वो समाप्त कर लिए। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध स्थापित पहले थे, लेकिन ऐसी कौन सी घटना थी उसके बाद में रिलेशन समाप्त कर लिए? कौन सी घटना थी बताइए। तो इसके अंतर्गत बात करें अमेरिका पर 9/11 का आक्रमण हुआ था क्या उस घटना के बाद में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर तालिबान जो शासन था अफगानिस्तान के अंतर्गत उसको बनाने में किसका योगदान था? अमेरिका का। जो तालिबान शासन था अफगानिस्तान में उसको बनाने में किसका योगदान था? अमेरिका का। और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया था? यूएसएसआर से लड़ाई करने के लिए, ओके, उनको समाप्त करने के लिए। आप कह सकते हो जब 79 में जब अफगानिस्तान के अंतर्गत इंटरफेयर किया जाता है यूएसएसआर का, तो उसको कैसे बाहर किया जाए, कैसे बाहर किया जाए यूएसएसआर को अफगानिस्तान से। ऐसे में वहां पर उनको हेल्प किया जाता है, उनका हेल्प किया जाता है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी उनको दिया जाता है, काफी आर्म्स उनको दिया जाता है इन तालिबान को, ओके। और फिर वो यूएसएसआर को यहाँ से बाहर भगाने में काफी मदद करते हैं। तो 88 तक आप देखोगे यूएसएसआर यहाँ से चलना शुरू हो जाता है और 88-89 में यहाँ से कंप्लीटली बाहर चला जाता है अपनी यूएसएसआर के अंतर्गत। तो पहले यहाँ पर सेनाएं थी और इनकी हेल्प किया था काफी ज्यादा। तालिबान जो शासन है उनकी हेल्प अमेरिका के द्वारा की गई। एक तरह से हम कह सकते हैं तालिबान को लाया कौन? अमेरिका। तो ऐसा क्या घटना हो गई थी एक समय के बाद में, ऐसी कौन सी घटना हो गई कि इनके साथ में रिलेशन ही हमें समाप्त करने पड़े? तो अमेरिका पर 9/11 का आक्रमण नहीं, ये तो बहुत बाद की घटना होगी, ओके। इसके अलावा केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर आक्रमण, क्या ये हो सकता है? केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर आक्रमण और रियाद में अमेरिकी सैन्य मिशन मुख्यालय पर आक्रमण और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाली गैस पाइपलाइन पर वार्ता का विफल होना, सभी घटनाएं हो चुकी है। बिल्कुल सभी घटनाएं हैं, वो तो सही है। लेकिन रिलेशन उनके साथ में थे, तालिबान के साथ में जो रिलेशन थे वो कब समाप्त किए, ये आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अमेरिकी दूतावास पर आक्रमण कर दिया था इन तालिबानियों ने, कहां पर? केन्या और तंजानिया के अंतर्गत। तो ये समय था 98 का, ये समय था 98 का। उसके बाद में ये रिलेशन समाप्त कर दिए और इसमें लगभग 200 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है इसी के अंतर्गत। इनको घेर लिया जाता है, केन्या और तंजानिया के जो दूतावास होते हैं उनको यहाँ पर चारों ओर घेर लिया जाता है इन तालिबानियों के द्वारा और फिर उनको कई लोगों को मार दिया जाता है। ऐसे में अफगानिस्तान के अंतर्गत जो तालिबानी सरकार थी उसके साथ में जो रिलेशन थे वो समाप्त कर लेते हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, हाँ, चलो ठीक है, अभी दिख जाएगा आपको। 4 टीटी है आपके सामने, इसको इसको लिख लीजिए सीटीबीटी, इसको लिख लीजिए स्टार्ट। स्टार्ट कौन सा? सेकंड। इसको लिख लीजिए स्टार्ट फर्स्ट। और ये तो पारंपरिक हथियार कटौती संधि, ये भी एक हुआ था, एक इसी समय ये भी हुआ था। तो ये आपसे पूछा गया। सीटीबीटी तो कोई भी कर देगा, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। डी के अंतर्गत फर्स्ट कोई भी कर देगा, ओके। डी के अंदर फर्स्ट कोई भी कर देगा। तो स्टार्ट फर्स्ट और सेकंड की हम बात करें तो एक होता है 93 के अंतर्गत या एक 91 के अंतर्गत, ओके। तो एक होता है 91 और एक होता है 93। तो बी के अंतर्गत आप कर दीजिए 4 नंबर, बी के अंतर्गत आप कर दीजिए 4 नंबर। और यहाँ पर जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला सी में कर दीजिए सेकंड नंबर। और ये बच गया, इसको भी ठीक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका। ए नंबर 16 के अंतर्गत ए नंबर आंसर हो जाएगा। ये पारंपरिक जो हथियार कटौती संधि है 1990 के अंतर्गत लाया गया और इसमें कहा गया जो
ट्रेडिशनल हमारे पास में वेपन्स होते हैं, जैसे टैंक होते हैं, बड़े-बड़े टैंक हो गए, आर्मी की जो संख्या है उसमें कम करना होता है, ऐसी बातें इसमें की गई थी। इसलिए इसको हम इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पारंपरिक हथियार, जो हमारे पास में ट्रेडिशन से काफ़ी हथियार होते हैं, ओके, जिनसे लोगों की मृत्यु कम होती है। जैसे न्यूक्लियर वेपन है, यदि आप उनको यूज़ करोगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये जो पारंपरिक हथियार है, उनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। पहले जो युद्ध होते थे उनमें इन्हीं प्रकार के हथियारों का प्रयोग में लिया जाता था और इनकी संख्या कम होनी चाहिए। ऐसी एक संधि हुई थी 1990 के अंतर्गत। कभी इसमें डेट 89 भी आ सकती है, ध्यान दीजिए 89 भी आ सकता है और 90 भी आ सकता है। और 2007 में एक बार फिर से इस पर बात हुआ था, लेकिन ये असफल हो गया था 2007 के अंतर्गत। तो एक प्रकार की संधि तो हुई थी, लेकिन सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं रह पाती ये। तो ये हो गया, ए नंबर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, और ये है आपके सामने क्वेश्चन 17 नंबर। ओके, तो शांति प्रस्ताव के लिए एक होना, ओके, इधर होना लिख लीजिए और उधर डेट लिख लीजिए, इसको हटा के इधर लिख लीजिए शांति प्रस्ताव के लिए एक होना, और इधर 99। स्वेज संकट 2002 और इराकी हथियारी संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक कर लीजिए आप, इसको थोड़ा सा। ये आपका एक प्रस्ताव हो गया और इसके सामने लिख लीजिए 1956। ओके, इसको हटा के, और इसमें कोसोवो में यूएन का मिशन 1950, तो इधर इधर भी इसको 1950 इस प्रकार से कर लीजिए। ओके, और इसमें कितना किया हमने, 1956 इसमें किया हमने, और यहाँ पर 1999 किया इसमें, और इसमें 2002 किया इसमें। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। पहला है शांति प्रस्ताव के लिए एक होना, और इसमें आगे लिखा है 99। ओके, सेकंड है शवेज संकट 2002 इराकी हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 56, और लास्ट है कोसोवो में यूएन मिशन 1950। तो इसमें स्वेज संकट यदि आपको पता है तो आप कर सकते हो। इसमें स्वेज संकट यदि आपको पता है तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वेज संकट कब आया था, स्वेज संकट 1956 स्वेज संकट, जहां पर जो मिस्र नाम का एक राष्ट्र है, मिस्र नाम का जो राष्ट्र है, उस पर आक्रमण किया था ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर, क्योंकि स्वेज जो नहर थी उसका नेशनलाइजेशन कर दिया था कि ये तो हमारा है, हमारा इस पर कंट्रोल होगा, ऐसा अब्दुल नासिर ने कहा था 55 में। और उसके बाद में 56 में एक बड़ा संकट आया और यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर इस पर हमला किया, और उसके बाद में जैसे अमेरिका इंटरफेयर करता है, अमेरिका कहता है कि आप हट जाइए यहाँ से। ओके, तो ये फिर हट जाते हैं। तो अमेरिका यहाँ पर हटाने के लिए काफ़ी काम करता है कि आप हट जाइए, हालाँकि उसके कुछ इंटरेस्ट अलग थे, वहाँ तक हम नहीं जाएँगे, लेकिन उसके कुछ इंटरेस्ट थे यहाँ पर अमेरिका के, और अमेरिका यहाँ पर कहता है फ्रांस और ब्रिटेन को कहता है कि आप यहाँ से हट जाइए। तो ये 56 का ये मामला था, ये एक बड़ी घटना थी उस समय स्वेज संकट के साथ में जुड़ी हुई। तो ये आपका हो जाएगा, अब आराम से हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। अब एक के अंतर्गत हमने बात किया थर्ड का, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो 17 नंबर। तो यहाँ पर 56 आ जाएगा, बी के अंतर्गत 56, यानी थर्ड कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ये हो गया। यहाँ पर आप अब आप कर सकते हो, इसमें थर्ड तो और कहीं दिया हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से कर सकते हो। इसके अलावा शांति प्रस्ताव के लिए एक होना, शांति प्रस्ताव के लिए एक होना। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, सबसे ज्यादा यूएन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही है, शांति प्रस्ताव के लिए एक होना। 1950 1950 का ये समय था। तो वन के अंतर्गत फोर्थ हो जाएगा, फिर सी के अंदर सेकंड आप कर देना, और डी के अंतर्गत फर्स्ट आप कर देना, तो आराम से हो जाएगा। कोसोवो में यूएन मिशन ये कब हुआ था, बताइए, अब तो बता ही सकते हो कब हुआ था कोसोवो। तो ये था 1990 का समय। ओके, 99 का ये समय है, 99 का ये समय है, और इसी समय यहाँ पर
कोसोवो में यूएन मिशन जाता है, तो ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। सबका डेट अलग-अलग है। यहाँ पर आप ज़रूर एक डेट के साथ में क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ये डेट सभी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो सभी डेट आपको पता होना चाहिए कि यूएन मिशन किसके कब होता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव कब आया, श्वेत संगत का डेट क्या है और शांति प्रस्ताव के लिए एक होना, ये सब कब का हुआ था, कब कौन से डेट में ये हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है अभी बुश डॉक्ट्रिन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बुश डॉक्ट्रिन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और इस प्रकार निम्नलिखित में से क्या करने का अधिकार प्राप्त किया। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ओके, वो किस प्रकार किया जाता है, उन सबको आप देख सकते हो। यहाँ पर जो R2P का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसी को एक बार फिर से अप्लाई कीजिए तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें खल और विफल जो राज्य हैं के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना, क्या इस प्रकार का अधिकार प्राप्त हो गया? एक तरफा कार्रवाई करना, उन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करना जो कि इसकी विचारधारा के खिलाफ थे, उन राज्यों के खिलाफ होना जिन्होंने नाटो के विस्तार के अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया और नरजातीय नरसंहार की स्थितियों में हस्तक्षेप करना। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? तो इसमें है एक तरफा कार्रवाई करना, एक तरफा कार्रवाई करना, राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना। यहाँ पर एथनिक कन्फ्लिक्ट, जो एथनिक वायलेंस होता है, ओके, उसके आधार पर कर सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का अवलोकन हो रहा है, ऐसे में हमें उस पर उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनकी हेल्प करेंगे। तो एक तरफा कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। आप देखोगे इराक के अंतर्गत भी ऐसा हुआ था और कई जगह अमेरिका ऐसे ही करता है, वो बोलता है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसको हमें समाप्त करना है, ऐसे में हम उन पर हमला कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्रवाई आप कर सकते हो, एक तरफा कार्रवाई आप कर सकते हो, इसका अधिकार आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शब्द है राइट्स, अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है किसका? खल और जो विफल राज्य होते हैं उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो आप सभी को मिल जाता है, और आप सभी को नहीं, अमेरिका को इस प्रकार का अधिकार मिल जाता है। तो ये हो जाएगा ए नंबर। तो 18 नंबर में ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको करना आपको। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है 19। वाशिंगटन कंसेंसस ये क्या होता है? राजकोषीय अनुशासन, कर सुधार, वित्तीय और व्यापार उदारीकरण और राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था। इसको समझ लीजिए पहले। ओके, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं इसको समझाता हूँ। कुछ ना कुछ इसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे अभी। आपने लिबरलिज्म का नाम सुना होगा, मॉडर्न लिबरलिज्म का नाम भी आपने सुना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में आप देखोगे, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में व्यवहार के तौर पर 1945 के बाद में व्यवहारिक रूप में आप देखोगे मॉडर्न लिबरलिज्म को अपनाया जाता है, या इससे पहले ही आप देखो ये आर्थिक मंदी आ गया था 29 के अंतर्गत, ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 29 वाला, और उसके बाद में ही वेलफेयर से जुड़े जो काम है वो किए जाने लगते हैं। मॉडर्न लिबरलिज्म है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? वेलफेयर के साथ में जुड़ा हुआ है, जनता के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के साथ में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर राज्य पर नियंत्रण किया जाता है, सॉरी, बाजार पर नियंत्रण किया जाता है राज्य के द्वारा। तो मॉडर्न लिबरलिज्म का ये समय था 1930, 40, 50, 60, 17। ओके, ये समय था मॉडर्न लिबरलिज्म का, जिसमें राष्ट्रों के द्वारा व्यवहारिक रूप में इसको अपनाया जाता है। लेकिन हुआ क्या था 1970 के बाद में आप देखोगे ये जो उदारवाद था, जिसको हम आधुनिक उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म जिसको हम कहते हैं, इसके कारण कई सारे देशों को नुकसान हो रहा था। जो यूरोपीय राष्ट्र है और जो अमेरिका राष्ट्र है वो कह रहे थे कि अब हम फ्री मार्केट करेंगे। एक बार फिर से फ्री मार्केट के बाद में बातें शुरू हो जाती है 75 के बाद में, आप देखोगे धीरे धीरे फ्री मार्केट की बातें शुरू हो जाती है। और पहली बार 1979 में यहाँ पर न्यू लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई किया जाता है व्यवहार में, ब्रिटेन और अमेरिका के अंतर्गत। ओके, ब्रिटेन और अमेरिका में व्यवहारिक रूप में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है 1979 के अंतर्गत। और उसी समय एक और अवधारणा चल रही थी, वाशिंगटन कंसेंसस।
जो न्यू लिबरलिज्म है, उसके अंतर्गत आप वाशिंगटन जो कंसेंसस है, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो। वाशिंगटन में क्या हुआ था, ये बताइए आप? वाशिंगटन में ऐसा क्या है? 2 है, क्या? 2 बड़े इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ और इसके साथ में वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक वहीं पर है और आईएमएफ भी वहीं पर है, वाशिंगटन के अंतर्गत। और वहां पर आप देखोगे आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है, उनकी नीतियां किस प्रकार की है? उसकी नीतियां है मार्केट को फ्री कर दीजिए, लिबरलिज्म की जो पॉलिसी है उसको अप्लाई कीजिए, और जो विकासशील देश है उनको अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे होते हैं उसको कम कीजिए, इनकम के जो सोर्स है उनको आप बढ़ाइए। ओके, इस प्रकार की बातें की जाती है, मार्केट को एकदम फ्री कर दीजिए। ये सब बातें आईएमएफ और डब्ल्यूबी के द्वारा की जाती है, जिनका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन के अंतर्गत। तो इनकी आप सहमति देखोगे, इनका जो फिलॉसफी है वो आप देखोगे, मार्केट को फ्री कर देना। ओके, मार्केट को आप फ्री कर देना, इस प्रकार की इनकी पॉलिसी है। लिबरलिज्म को अपने देश के अंतर्गत लाइए। ओके, इस प्रकार की जो बातें हैं, इसी इसी आईएमएफ और डब्ल्यूबी के द्वारा की जाती है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन के अंतर्गत है, और उनकी आइडियोलॉजी को जो फॉलो किया जाता है, जब इसको फॉलो करके अप्लाई किया जाता है व्यवहार में इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, तो इसी को हम वाशिंगटन कंसेंसस कहते हैं, जिसमें न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी को अपनाया जाता है। फ्री मार्केट की बातें कही जाने लगती है, राज्य के जो कार्य हैं वो एक बार फिर से कम हो जाते हैं। राज्य के जो अपने कार्य हैं, राज्यों को अपने कार्य कम से कम किए जाने चाहिए। तो इन सब पर हम बात कर सकते हैं इस वाशिंगटन कंसेशन के अंतर्गत। यानी यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है, इनके फिलॉसफी को बेस बनाया जाता है और इसको अप्लाई किया जाता है, जैसा आईएमएफ और डब्ल्यूबी के अनुसार। तो ये सब पॉइंट्स है। इस प्रकार का जो शब्द है वो किसके द्वारा प्रयोग में लिया गया? तो ये समय था 89, और ये थे विलियमसन, जॉन विलियमसन। इनके द्वारा ये जो शब्द है वाशिंगटन कंसेंसस, ओके, इसका प्रयोग 1989 के अंतर्गत सबसे पहली बार किया गया। और इसमें क्या-क्या होता है, क्या-क्या होता है ये आप देख सकते हो। पहले तो इसमें क्या-क्या हम शामिल कर सकते हैं? आईएमएफ को हम शामिल कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक को हम शामिल कर सकते हैं, ओके, और यूएस का जो ट्रेजरी है इसको भी हम शामिल कर सकते हैं। इनके फिलॉसफी को आधार बनाते हुए न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी को व्यवहार में अप्लाई किया जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत। तो इसमें रिफ़ॉर्म की बात की जाती है, रिफ़ॉर्म की बात की जाती है, और यहाँ पर कुछ हेल्प भी की जाती है, जो राष्ट्र अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं या उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनकी हेल्प किया जाता है आईएमएफ और डब्ल्यूबी के द्वारा, और हेल्प करके उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि कुछ रिफ़ॉर्म कीजिए, लिबरलिज़्म को आप लाइए, इसके साथ में मार्केट को फ्री कर दीजिए, राज्य का जो रोल है उसको कम कीजिए, ओके? और साथ में कि अपने एक्सपेंडिचर जो है वो कम से कम कीजिए, खर्चे अपने कम कीजिए, ओके? तो इस प्रकार की बातें इसमें की जाती है, इसी वाशिंगटन कन्वेंशन के अंतर्गत। तो इसको आप देख लीजिए, और यदि किसी को पढ़ना है तो नीचे काफ़ी डिटेल से इसमें लिखा गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। डिटेल से इसमें लिखा गया है, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, ओके? तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, इसी तरह की जो पीडीएफ हो वहाँ से आपको मिलती रहेगी, काफ़ी अच्छा है ये। चलते हैं इसमें इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। क्वेश्चन कहाँ हमारा? ये रहा। तो इसमें राजकोषीय अनुशासन की बात बिल्कुल ठीक है, कर सुधार की इसमें बात किया गया है, वित्तीय और व्यापार के अंतर्गत उदारीकरण आना चाहिए, लेकिन राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था का समर्थन इसमें नहीं किया जाता है। पहले राज्य का कंट्रोल ज़्यादा होता है मॉडर्न लिबरलिज्म के अंतर्गत, जब नियो लिबरलिज्म को अपनाया जाता है यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन के अंतर्गत, तो एक बार फिर से राज्य का जो रोल है उसको कम किया जाता है, और फ्री मार्केट जो सिस्टम है उसको अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर फ्री होगा, ना कि कंट्रोल। यहाँ पर कंट्रोल जब शब्द आ गया तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, क्या नहीं है? तो ये नहीं होगा यहाँ पर। राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था का जो पॉइंट है उसको हम शामिल नहीं करेंगे। डी नंबर जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। 90 नंबर हो गया, और आगे है यहाँ पर ये कुछ प्रिंसिपल है इसी के अंतर्गत, आप पढ़ सकते हो, इसमें बहुत सारा लिखा गया, आप देख लीजिए उसको। अगला है यहाँ पर सर जॉन चिलकोट कमीशन, ओके। तो अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के आक्रमण में यूनाइटेड किंगडम का जो आचरण था, व्यवहार था, क्या उसमें दोषी पाया गया था? तो सर जॉन चिलकोट कमीशन ने दोषी पाया, किसको दोषी पाया? तो इसमें 2003 में इराक पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका को, सीरिया पर आक्रमण करने के लिए रूस को, 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण,
और ऊपर है अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के आक्रमण में यूनाइटेड किंगडम का आचरण। तो इसके अंतर्गत क्या होगा बताइए आप? 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर होगा इसका? तो यहाँ पर जब 2003 में आप देखोगे इराक के ऊपर ब्रिटेन और अमेरिका ने हमला किया था, तो उसमें टोनी ब्लेयर उसमें सॉरी प्रधानमंत्री रहते हैं यहाँ पर ब्रिटेन के, और उन्होंने भी इंटरफेयर किया था अमेरिका के साथ में, अपनी सेनाएँ यहाँ पर भेजी थी। और ये कहा गया था कि आपके पास में न्यूक्लियर वेपन है और आप न्यूक्लियर वेपन आपके पास में है, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है और इससे हम मानव समुदाय को बचाने के लिए हम आप पर हमला कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ आर्गुमेंट दिए गए थे। लेकिन जब ये युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम, ओके, तो इस युद्ध के इस युद्ध है उसको एक बार जाँच करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है जिसको हम जॉन चिलकोट आयोग कहते हैं। चिलकोट इसमें इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। इसी आधार पर इसको जॉन चिलकोट आयोग इसको कहा जाता है। और यहाँ पर 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण किस प्रकार से रहा? यूनाइटेड किंगडम ने क्या क्या जो किया वैसा क्या सही था? तो यहाँ पर टोनी ब्लेयर पर कई सारे आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन सब कुछ ऑफिशियल किया, प्रधानमंत्री था, तो ऐसा तो कुछ उनको नहीं कर सकते, लेकिन उनकी आलोचना काफ़ी ज़्यादा हुई थी और इसने कहा चिलकोट आयोग ने कहा कि जो भी किया आपने सही नहीं किया, लेकिन टोनी ब्लेयर कहते हैं कि मुझे जैसा लगा मैंने ठीक किया, जैसा मुझे लगा मैंने ठीक किया, तो इस प्रकार से इनके द्वारा कहा गया। तो ये कमीशन काफ़ी अच्छा कमीशन है और इसको आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, ये मैंने बताया है आपको एक बार, ये लॉ ऑफ सी कौन-सा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सी कौन-सा होता है, समुद्र के कानून कौन से होते हैं, 1982 का एक समय होता है, उसके बाद में उसको लागू किया जाता है 1994 के अंतर्गत इसको लागू किया जाता है। इन सब के बारे में मैंने एक क्लास के अंतर्गत बताया था। तो ये है यूएनसीएलओएस, ओके। तो समुद्र के कानून की यहाँ पर बात की जा रही है और इसमें कौन-कौन सा क्षेत्राधिकार होता है, यानी एक देश का जो अधिकार वो कहाँ तक होगा। जैसे ये भारत है, उसका कहाँ तक अधिकार होगा, कहाँ तक ये जो समुद्र होता है अधिकार कहाँ तक होगा, कहाँ तक वो व्यापार कर सकता है, कहाँ तक मछलियाँ पकड़ सकता है, कहाँ तक उनका कंट्रोल होता है, कहाँ तक ये हवाई क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ तक होता है। तो ये सब है इसमें समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक, ओके। आगे इसमें पौध परिवहन है तो समुद्र तट से 12 मील, और यहाँ पर जो ईईजेड की यहाँ पर बात की जा रही है अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में 200 मील। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 200 मील की बात की जाती है, 12 मील की भी यहाँ पर बात की जाती है और 3 मील की भी यहाँ पर बात की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों क्षेत्राधिकार है वो सही है, बिल्कुल ठीक है। एक राज्य का जो अधिकार है पानी के अंतर्गत कितना होता है, तो ये तीनों ही ठीक स्टेटमेंट इसमें दिए हैं। तो आप इसको देख लीजिए। तो ये कब बना था? शुरुआत तो इसकी 1982 के अंतर्गत हो गई थी। यूएनसीएलओएस जिसको हम कहते हैं, समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982 इसको हम कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी इसको कहा जाता है। ये फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। 82 का ये समय है और ये कब प्रभावी हुआ? 1994 के अंतर्गत इसको अप्लाई किया जाता है। ओके, व्यवहार में इसको अप्लाई यहाँ पर किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख लीजिए, इस पर अभी हमने बात किया। और ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागर और महासागर पर देशों के अधिकार और जिम्मेदारियां निर्धारित करता है और समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियम बनाता है। तो ये एक बड़ा ये एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होता है। और ये कब तैयार हो गया था? 82 के अंतर्गत ये तैयार हो गया था, लेकिन इसमें कुछ नियम बने थे। नियम ये थे कि 60 देश जब तक इस पर साइन नहीं करेंगे, तब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा। ऐसे में 1994 के अंतर्गत 60 देश इस पर साइन कर देते हैं और गयाना ऐसा 60 नंबर का कंट्री था जिस पर इसने साइन किया और ये फिर लागू हो गया। 2011 तक इस पर 161 देश इस पर साइन कर चुके होते थे, ओके। और वर्तमान में कितने हैं वो आप देख लीजिए इसको। तो इस प्रकार से कितने हो गए वर्तमान में, इस पर तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार फिर भी आप देख लीजिए इसको।
और यहाँ पर कुछ जल होता है जिसको हम क्षेत्रीय जल कहते हैं और एक होता है आरक्षित आर्थिक क्षेत्र होता है और इसका इसका कंट्रोल कहाँ कहाँ तक होता है? जैसे मैंने बताया, जैसे 12 समुद्री मील होता है, जो 12 समुद्री मील होता है, ये मान लेते हैं ये हमारा देश है और यहाँ तक 12 समुद्री मील तक हमारा नियंत्रण होता है। पूरी तरह हमारा नियंत्रण होता है। जैसा जैसा हमारे देश के अंतर्गत जो हमारा टेरिटरी होता है, तो ये भी हमारा टेरिटरी ही माना जाता है। इस पर कोई भी देश हमारी अनुमति के बिना यहाँ पर आ ही नहीं सकता। हवा में भी नहीं आ सकता, पानी के अंतर्गत भी नहीं आ सकता हमारी अनुमति के बिना। तो ये जो 12 समुद्री मील है, यहाँ तक हमारा पूरी तरह कंट्रोल होता है। जैसा हमारा भूमि के ऊपर हमारा जो भूमि होता है, ओके, जैसा हमारा कंट्रोल होता है वैसा ही यहाँ पर भी होता है। तो ये हमारा टेरिटरी होता है, ये हमारा भूभाग होता है, कोई भी देश इस पर नहीं आ सकता हमारी इजाज़त के बिना। तो ये होता है 12 समुद्री मील जिसको हम क्षेत्रीय जल कहते हैं। दूसरा है आरक्षित आर्थिक क्षेत्र, ये होता है 200 समुद्री मील तक, ओके। यहाँ से आप 200 समुद्री मील तक आप देख सकते हो, जहाँ से हम जितने भी रिसोर्सेज है उन पर कंट्रोल हमारा होता है। जितने रिसोर्सेज इसमें निकलेंगे, ट्रेड होगा, वो सब उसमें हम ही कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन दूसरे देश भी यहाँ पर आ सकते हैं हमारी अनुमति से। ये जो ईईजेड होता है यहाँ पर इसमें हम व्यापार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे देश इसमें आ सकते हैं, हमारी अनुमति के साथ में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये टेरिटरी होता है। ओके। और यहाँ पर जो आरक्षित आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी देश आ सकता है, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्र के तट अर्थात बेसलाइन से 200 समुद्री मील बाहर के क्षेत्र में केवल उसी राष्ट्र का साधनों पर आर्थिक अधिकार होगा, चाहे वह समुद्र के फर्श से हो, चाहे उसके नीचे तेल है या अन्य जो साधन निकालना हो, चाहे वह मछली पकड़ने का अधिकार हो। तो 200 मील तक जो अधिकार है होता है वो एक राष्ट्र का होता है, आर्थिक क्षेत्र होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि कुछ प्लेन उड़ रही है तो इस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर तो हमारा कंप्लीट यहाँ पर कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ईजेड के अंतर्गत केवल व्यापार आप कर सकते हो, दूसरे देश यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, दूसरे देश यहाँ पर आ सकते हैं, उनको कोई मना नहीं कर सकता। हवा में भी आ सकते हैं, पानी में भी आ सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो व्यापार है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो आपके होते हैं 200 समुद्री मील तक। 200 समुद्री मील तक जो व्यापार जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके होते हैं। तो इस प्रकार का एक कानून बना था, इसको हम समुद्र का कानून भी हम कहते हैं, जो कि 1904 के अंतर्गत व्यावहारिक रूप में अप्लाई हो गया था। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन है और ये सामान्यतः सही नहीं हो पाता है, किसी से ये सही नहीं हो पाता है। ओके, यदि उसी समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 2008 का समय है, तो 2008, 9, 10 में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो हम सही कर सकते हैं। लेकिन यदि आज के समय में इसको पूछा जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा। तो जॉर्जिया युद्ध में रूस द्वारा निम्नलिखित में से किस या किन गणराज्य या गणराज्यों को मदद दी गई? किसके द्वारा किसको मदद दिया गया? जॉर्जिया जो युद्ध हुआ था रूस के द्वारा किस-किस को मदद दिया जाता है? तो ये आपसे पूछा गया है इसमें। तो इसमें क्या होगा इसमें? दक्षिण ओसेटिया और अब्खाज़िया दोनों को, अब्खाज़िया, दक्षिण ओसेटिया, नागोर्नो कराबाख। तो कई सारा इसमें लिखा गया है, कई सारा इसमें लिखा गया है। तो इसके अंतर्गत बी नंबर इसका सही आंसर है, बी नंबर इसका सही आंसर है। 2008 के अंतर्गत जो जॉर्जिया युद्ध हुआ उसमें रूस के द्वारा काफ़ी हेल्प इनका किया गया। और इसी को हम कहते हैं 21वीं शताब्दी का जो 21st सेंचुरी है उसका प्रथम यूरोपीय युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध हुआ था, प्रथम यूरोपीय युद्ध कहा जाता है, काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ था 2008 के अंतर्गत। तो इसको हम प्रथम यूरोपीय युद्ध भी कहते हैं। ये जो जॉर्जिया युद्ध हुआ था 21st सेंचुरी का, ये प्रथम युद्ध भी इसको हम कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे लगभग हो गए हैं 23। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लिखा गया है, साझा परंतु विभेदकारी। ओके, साझा, यहाँ पर पार्टनरशिप जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिफरेंसेस होती है, काफी अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, वो किस में आया? क्योटो प्रोटोकॉल में आया, रियो पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो +20 2012 वाला, और या पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन। ओके, ये कब आया था? पेरिस सम्मेलन में ही आया।
या रियो प्लस 20 के अंतर्गत आया, या रियो पृथ्वी शिखर वार्ता, या क्योटो प्रोटोकॉल। तो साझा परंतु विभेदकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है। ये कॉन्सेप्ट किसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के साथ में जुड़ा हुआ है, और इसी के अंतर्गत इस प्रकार की अवधारणा आती है कि कार्बन को जो रेड्यूस है वो सभी देश मिलकर करेंगे, सभी देश मिलकर करेंगे, यानी साझा पार्टनरशिप यहाँ पर हो जाती है, लेकिन अलग अलग रहेगा। जो कार्बन जो रेड्यूस है वो कम करेंगे, जो विकासशील देश है या अल्प विकसित राष्ट्र है वो यहाँ पर कम करेंगे, और जो विकसित देश है डेवलपमेंट कंट्री है वो ज्यादा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको विभेदकारी देखने को मिलता है। सबको करना है, कार्बन जो उत्सर्जन है उसमें कमी तो सभी को करना है, मिलकर कमी करेंगे, लेकिन जो विकसित राष्ट्र है वो ज्यादा करेंगे और जो विकासशील राष्ट्र है वो कम करेंगे। तो ये हो जाएगा इसमें क्योटो प्रोटोकॉल। इस पर हमने बात किया था, क्लास नंबर 14 या 15 होना चाहिए, उस पर हमने डिटेल से बात किया। और अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में अमेरिका पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया। कौन सा है जो कि इन्होंने आधार नहीं बताया? 2003 के अंदर इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया। तो इराक के पास में सामूहिक विनाश का हथियार है, क्या ये कारण बताया? सद्दाम हुसैन का संबंध अलकायदा से, इराक में सत्ता परिवर्तन, या इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया। तो कौन सा आधार नहीं बताया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इराक के पास में सामूहिक विनाश का हथियार था, ध्यान दीजिए, अमेरिका ने नहीं बताया है। युद्ध किया जा सकता है, युद्ध करने का जो आधार है वो अलग हो सकता है, लेकिन अमेरिका जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट देता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था उसमें क्या लिखा गया, आपसे ये नहीं पूछा है कि किस आधार पर किया, किस आधार पर किया है, वो नहीं, प्रैक्टिकल आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे थ्योरेटिकल पूछा जा रहा है कि 2003 में इराक पर आक्रमण करने के आधार क्या नहीं बताया। ऑफिशियल जो ये इनका कॉन्फ्रेंस होता है या कोई नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या नहीं बताया, ये आपसे पूछा गया है। तो इराक के पास में सामूहिक विनाश का हथियार है, ये बिल्कुल इन्होंने बताया कि इनके पास में हथियार है। ओके, दूसरा इन्होंने बताया सद्दाम हुसैन का संबंध अलकायदा से है और इराक में सत्ता परिवर्तन, ये सब इन्होंने कारण बताया था, लेकिन इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया, ये कारण इन्होंने नहीं बताया। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 24 का डी नंबर। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन हमने नहीं किया तो उसका आंसर आप दोगे।